हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी जो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। मतलब कि बात करते हैं 2021 की जो ये वैकेंसी है, कुल 25,000 प्लस की वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो है जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और हम बात करेंगे आज के सेट की, तो यह जो है पूरा का पूरा जो है सीबीटी बेस्ड पर आधारित, यानी कि सीबीटी टेस्ट पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो है अब अप टू डेट के साथ हैं और अप टू डेट भी है। और बात करेंगे यह जो है सेट सिर्फ आपको एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, इसमें भी आपको बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं ये सेट आपके लिए। और बिहार दरोगा ही नहीं, आपको बीपीएससी यानी कि बीपीएससी और स्टेट पीसीएस या एग्जाम में भी आपको यह सेट काम आ सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यानी कि फुल एनालिसिस के साथ आज के वीडियो को हम करेंगे। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी कि आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। तो जिंदगी की कसौटी से हर रिश्ता गुजर गया, जिंदगी की कसौटी से हर रिश्ता गुजर गया, कुछ निकले खरे सोने से, कुछ निकले खरे सोने से, कुछ का पानी उतर गया, कुछ का पानी उतर गया। तो दोस्तों, आजकल के ही जितने भी रिश्ते या दोस्त होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना किसने किया था? आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने किया था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस की हम बात करें तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी जी की मृत्यु के यानी कि महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस पर ही के शुभ अवसर पर ही यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु था उस दिन से हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, बिहार विभूति किसका उपनाम है? यानी कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, द गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? द गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? पर्ल एस बक की यह पुस्तक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना संगठन की हम बात करें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर वहीं आपको बात पूछे कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना अगर पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर वहीं आपको पूछे जनसंख्या, तो जनसंख्या अगर आपको पूछे तो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनसंख्या की हम बात करें तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या आता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे जो है कंफ्यूज क्वेश्चन है जो याद रखना है। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, इनमें में से कौन सा आंध्र प्रदेश राज्य का पशु है? आंध्र प्रदेश राज्य का पशु कौन है? तो यह बात करते हैं कृष्ण मृग जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का पशु है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसे जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? किसे आयरन चांसलर कहा जाता है? तो एडोल्फ हिटलर को आयरन चांसलर कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? तो यह बीजापुर में स्थित है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वहीं हम बात करते हैं बीजापुर के गोल गुंबज की, तो इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। मकबरे के गुंबद के आंतरिक परिधि
पर एक गोलाकार गलियारा बना हुआ है जिसे अंग्रेजों ने विप्स रिंग गैलरी अर्थात फुसफुसाने वाला गलियारा नाम दिया था। वहीं बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कंप्यूटर से संबंध में डब्ल्यू का विस्तार क्या है। डब्ल्यू का यानी कि फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके अगर पूछे तो इसका आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली जो इसका आविष्कारक है डब्ल्यू का। तो याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल जो यानी कि भारतीय हिंदी दिवस हर साल जो है 14 सितंबर को यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी और यह वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इसको अगर आप बात करें तो हिंदी दिवस जो है भारत में यानी कब से मनाया जाता है, अगर आपको यह क्वेश्चन पूछे तो 1953 में, याद रखिएगा 1953 से ही पूरे भारत में 14 सितंबर से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वो आपको पूछे तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं ऑक्टोपस बॉल किस खेल के लिए चर्चित है? ऑक्टोपस बॉल की हम बात करते हैं तो यह फुटबॉल खेल के लिए चर्चित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत में पहला राज्य कौन सा है जहां पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? यानी कि वह कौन सा पहला राज्य है जहां पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब वहीं बात करते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी सुचेता कृपलानी थी। तो अब वहीं बात करते हैं इसके बारे में हम विस्तार से। तो ये उत्तर प्रदेश की चौथी यानी कि उत्तर प्रदेश की ये चौथी मुख्यमंत्री और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और उसके बारे में बात करते हैं तो भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थी। यानी कि 15 महिलाएं जो शामिल थी उनमें से ये भी शामिल थी। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। यानी कि यह जो है गांधीवादी नेता जो थे आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। कौन? सुचेता कृपलानी जो भारत के पहले मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है कजरी इसका लोक नृत्य है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो मॉरिशस में प्रदान की गई है। आइए समझते हैं इसको विस्तार से। वहीं बात करते हैं भोजपुरी भाषा मॉरिशस की संवैधानिक भाषाओं में से एक है और भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा है। यानी कि भोजपुर के आधार पर भोजपुरी भाषा का आधार यानी कि भाषा का जो आधार पड़ा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? तो यह ऑपरेशन स्माइल जो है लापता बच्चे से संबंधित है कि लापता बच्चे के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन स्माइल नाम दिया गया था, उसी से संबंधित है। अब बात करते हैं ऑपरेशन स्माइल 1982 ईस्वी में डॉक्टर विलियम पी मैगी जूनियर और उनकी पत्नी कैथी मैगी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी चिकित्सा सेवा संगठन है और इसका मुख्यालय की बात करते हैं वर्जीनिया है। अगर आपको पूछे स्माइल ऑपरेशन जो चलाया गया था 1982 में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्जीनिया में इसका मुख्यालय है। और यह विलियम पी मैगी जूनियर और उनकी पत्नी कैथी मैगी द्वारा यह संस्था को स्थापित किया गया था। यानी गैर लाभकारी यह एक चिकित्सा सेवा संगठन है और इसका मुख्यालय की बात करें तो वर्जीनिया में इसका मुख्यालय स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? कैप ऑफ गुड होप की बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। कैप ऑफ गुड होप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के एक कोने पर एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है
क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं और इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। इस स्थान तक पहुँचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति था पुर्तगाल का बार्टोलोम्यू डियास था। इसी स्थान से होकर पुर्तगाली अन्वेषण वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, यानी कि इसी के स्थान से होकर भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता इसका मुख्यालय था। अभी वर्तमान में अगर पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका वर्तमान में मुख्यालय अभी मुंबई में स्थित है। आइए बात करते हैं विस्तार से। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार होता है, यानी कि आपको पूछे तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होता, तो 1934 अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। और यह स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1934 के अधिनियम से के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक का केंद्रीकरण कार्यालय प्रारंभ में जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था, यानी कि इसका जो स्थापना जिस समय हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और वही बात करते हैं जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी 1937 से जो है इसका मुख्यालय जो है मुंबई में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, यानी कि यह जो बैंक जो आरबीआई जो स्थापना किया गया था ब्रिटिश राज के द्वारा, यह ब्रिटिश स्वामित्व वाला निजी क्षेत्र का यह बैंक हुआ करता था। परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद इसका जो है राष्ट्रीयकरण करने के बाद यह राष्ट्रीयकरण करने के बाद भारत का राष्ट्रीय बैंक हो गया। और पहला बैंक जो था राष्ट्रीयकृत होने वाला, यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो राष्ट्रीयकृत होने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो आरबीआई बैंक सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत होने वाला बैंक है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। अब बात करते हैं रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसकी एक जातीय समुदाय है, तो यह म्यांमार की एक जातीय समुदाय है। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। रोहिंग्या की हम बात करें तो आकनीज इंडीज के नाम से पहचाने जाते हैं। म्यांमार के देश के रखाइन राज्य, यानी कि म्यांमार देश के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव इलाके में बसने वाले राज्यविहीन रखाइन राज्य पर बर्मीज कब्जे के बाद अत्याचार के खिलाफ, यानी कि रोहिंग्या जो है यह जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित है। और यह कुछ जो है वहाँ के जो अत्याचार रोहिंग्या पर जो अत्याचार होने के बाद यह बांग्लादेश के कुछ चटगांव के इलाके में कुछ आकर बस गए हैं। और यह जो है रोहिंग्या जो है अत्याचार के माहौल से तंग आकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग थाईलैंड में शरणार्थी हो गए, यानी कि थाईलैंड में भी शरणार्थी हो गए और कुछ बांग्लादेश में और कुछ जो अपने भारत में भी आकर बस गए हैं। रोहिंग्या के लोग आम तौर पर मुसलमान होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में से कुछ रोहिंग्या हिंदू भी होते हैं, यानी कि आमतौर पर मुसलमान है, कुछ इसमें से जो है अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू भी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है, तो जूलियस रिबेरो इनके लेखक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने लकीर होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने लकीर होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें कुल 24 लकीरें होते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है, यानी कि यह चक्र जो है धर्म का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तीलियां है। वे मनुष्य के अविद्या से दुख 12 तीलियां और दुख से निर्वाण 12 तीलियां, यानी कि दुख से दुख 12, यानी कि अविद्या से दुख के 12 तीलियां हैं और वहीं सुख से निर्वाण के लिए 12 तीलियां हैं, यानी कि दोनों मिलाकर 24 तीलियां हो जाते हैं और इनका प्रतीक है। वहीं बात करें धम्मचक्र का अर्थ होता है भगवान बुद्ध ने अपने अनेक प्रवचनों में अविद्या से दुख तक 12 अवस्थाएं और दुख से निर्माण की 12 अवस्थाएं बताई गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को जाता है। अब वही बात करते हैं प्लेटो के बारे में। वह यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था, यानी कि यह क्वेश्चन जो कई बार पूछे जाते हैं यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था, तो यह प्लेटो
यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य था, यानी कि प्लूटो की हम बात करें तो वह सुकरात का शिष्य था, अरस्तु का गुरु था। यानी कि यह जो है प्लूटो जो है सुकरात का शिष्य था, यानी सुकरात का शिष्य था कौन? प्लूटो। यानी कि प्लूटो की बात करें तो सुकरात का शिष्य था, और किसका गुरु था? तो अरस्तु का गुरु था। यानी कि अरस्तु का गुरु प्लूटो और प्लूटो का गुरु सुकरात हुआ था। और वही बात करते हैं प्लूटो का जन्म जो एथेंस यानी कि यूनान के एथेंस के सीमावर्ती इर्जिनिया नामक द्वीप में हुआ था। 404 ईस्वी में प्लूटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी महिला 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली व विश्व की पहली महिला बनी थी? तो यह विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला बनी थी। यानी कि याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। विजया लक्ष्मी पंडित कब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनी थी? तो 1953 में बनी थी। और वह जो है 1946 से 50 ईस्वी तक आप भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई, यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी चुनी गई। और वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया था, इंदिरा गांधी के द्वारा जो लागू किया था आपातकाल उसका विरोध किया था, और जनता दल में शामिल हो गई थी। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते क्वेश्चन। विजया लक्ष्मी पंडित जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं वाटरगेट घोटाले में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़े हैं? यानी कि वाटरगेट घोटाले में से कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़े थे? तो रिचर्ड निक्सन जुड़े थे। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला नाम क्या है? यानी कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो इस पहली महिला का नाम है अर्चना राम सुंदरम। पहली महिला है, यानी कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाला पहली महिला अर्चना राम सुंदरम है। अब बात करते हैं कॉफी पोर्ट के नाम से कौन सी जगह जाना जाता है? यानी कॉफी पोर्ट के नाम से किस जगह को जाना जाता है? सेंटोस नामक स्थान को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह बंदरगाह ब्राजील में स्थित है, यानी कि आपको पूछे सेंटोस बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ब्राजील देश में स्थित है। और 2016 में इसे कंटेनर हैंडलिंग के लिए दुनिया का 39वां स्थान, यानी कि 39वां सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था। सेंटोस का बंदरगाह मूल रूप से 1892 ईस्वी में सेंटोस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1960 तक श्रमिक संघों और शहर की राजनीति में साम्यवादी के मजबूत प्रभाव के कारण बंदरगाह को लाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर वहीं पूछे तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस की हम बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीनों दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। आइए, पृथ्वी पर मौजूदा जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तथा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने की शुरुआत किया गया था। यानी आपको पूछे कि जैव विविधता दिवस कब से मनाया जाता है? 2000 ईस्वी से जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र के मान्यतानुसार से मनाया जाता है। अब बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थित है। वहीं हम बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है और इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसको अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 से 94 के मध्य में बनाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है
कंबोडिया देश में स्थित है। वहीं हम बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। कि आपको पूछे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया देश में स्थित है। और यह हिंदू मंदिर है, यह एक हिंदू मंदिर है। यह कंबोडिया के अंकोर में, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर है, यानी कि इसका पुराना नाम जो है कंबोडिया के यानी कि कंबोडिया के अंकोर जगह में स्थित है। और इसका पूरा नाम यशोधरपुर है, यानी कि यशोधरपुर था। और इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में होता, यानी कि सम्राट जो है वहाँ की उस समय का राजा जो था सूर्यवर्मन द्वितीय था, उसी के समय इसका निर्माण किया गया था। और यह मेकोंग नदी के किनारे सिमरीप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। यानी कि यह जो है किस नदी के किनारे यानी कि पूछे जा सकते हैं, अंकोर वाट का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, मेकोंग नदी के किनारे स्थित है। और यह आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी इस स्थान दिया गया, यानी कि कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी इस मंदिर का, यानी कि इस मंदिर को स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। अब वहीं बात करते हैं सबसे पहली कंप्यूटर चिप का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिकन इलेक्ट्रिक इंजीनियर J.S. किल्बी को जाता है, और रॉबर्ट नोइस को जाता है। J.S. किल्बी और रॉबर्ट नोइक को जाता है, जिन्होंने 1961 में सिलिकॉन चिप का इन्वेंशन करके कंप्यूटर के विकास की गति को तेज करने की मदद की थी। यानी कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, J.S. किल्बी ने किया था। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी कि प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में किस वर्ष किया गया था, तो 1984 में किया गया था। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। वहीं अगर आपको पूछे तो कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में किया गया था। अगर आपको पूछे दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में किया गया था। और मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम लंदन शहर में हुआ था। यानी कि विश्व में अगर आपको पूछे तो मेट्रो की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम हुआ था, यानी कि ब्रिटेन के लंदन शहर में। अगर आपको पूछे अंडर वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत करने वाला कौन सा शहर है, यानी कि कोलकाता जो है जो बन रहा है, यानी कि भारत का पहला शहर बन रहा है कोलकाता, जो कि बन रहा है यह अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर चलने वाला भारत का पहला रेल बन रहा है। तो याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। विश्व का एकमात्र महिला कौन सा है, तो बुला चौधरी है। वह पहले प्रथम महिला बनी थी जो 7 सागरों को पार करने वाली बनी थी। आइए बात करते हैं इसके बारे में। वहीं बात करते हैं बुला चौधरी विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र को तैरकर पार किए थे। यानी कि 5 महाद्वीप के 7 समुद्र तैरकर पार करने वाली पहली महिला, यानी कि विश्व की पहली महिला बनी थी। यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोरा में कब खोजा गया था। झारखंड राज्य के जादूगोरा में 1951 में खोजा गया था। अब बात करते हैं इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है। इंग्लैंड के बगीचा के नाम से कैंट शहर को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि भारत के बारे में, यानी कि भारत में अगर पूछे आपको बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। अगर आपको पूछे भारत का बगीचा या भारत का उद्यान किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु शहर को, बेंगलोर को जो है भारत का उद्यान या भारत का बगीचा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये जो है सारे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि भारत बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है और भारत का बगीचा या भारत का उद्यान जो है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है, पाक जल संधि अलग करता है। अब बात करते हैं ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अब बात करते हैं 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने थे। और इन्हीं का अभी जो बेटी है, यानी कि पुत्री शेख हसीना है, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। अब बात करते हैं
शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। वे बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और इन्हीं को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब वही बात करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 25 मार्च 1971 की आधी रात के बाद पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा की गई। अंत में जीत 16 दिसंबर को हासिल हुआ, यानी 16 दिसंबर को हासिल हुआ और जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपको पूछे बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता बांग्लादेश को कब मिला था, 16 दिसंबर 1971 में मिला था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं उस वस्तुकारक का नाम बताइए, यानी कि उस वस्तुकार का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। नई दिल्ली को का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो सर एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। अब एडविन लुटियंस की बात करते हैं तो वह नई दिल्ली ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ नई दिल्ली के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन तैयार किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने, और राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन इसी ने तैयार किया था। किसने, एडविन लुटियंस ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया, तो भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में खोला गया और केरल जो साक्षरता और लिंगानुपात में सबसे आगे है भारत में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं T+2 यानी कि T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया, तो T+2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया, हाल ही में दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 2021 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है। 2021 की बजट जो बात करते हैं कितने स्तंभ पर आधारित है, 6 स्तंभ पर आधारित है। और 2021 का बजट है जो पहला भारतीय इतिहास में पहला बजट है जो कि पेपरलेस बजट हुआ था। अगर आपको पूछे भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, 2021 में पेश किया गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारत ने किस वर्ष तक में 1 लाख करोड़ डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है, यानी कि किस वर्ष तक में भारत ने 1 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात का लक्ष्य रखा है, 2025 तक में रखा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वें स्थान पर है। वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि आपको पूछे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। इसके रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है लगातार चौथे साल यानी कि पहले स्थान पर, लगातार चौथे साल से जो है फिनलैंड जो पहले स्थान पर है। और बात करते हैं इस चौथे साल सबसे खुशहाल देश पाया गया, यानी कि चौथे साल जो है सबसे खुशहाल देश बात करें तो लगातार 4 साल से खुशहाल देश फिनलैंड है। और वहीं बात करते हैं भारत जो है 149वें देशों में से भारत को 139 स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो आप देख सकते हैं कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हम बात करते हैं इनमें से शुद्ध शब्द की, तो उपरयुक्त जो है यह शुद्ध है, ये जो है अशुद्ध शब्द है, ये भी अशुद्ध है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास कौन सा है, तो हम बात करें द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। किस प्रकार पहचानेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। जो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों पद प्रधान का मतलब है भाई बहन, जैसे भाई बहन, लोटा डोरी, माँ बाप, ये सब दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, ये हो जाते हैं द्वंद्व समास। और वही बात करते हैं चौराहा, जिस समास में पहला यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वो हो जाते हैं यानी द्विगु समास। तो द्विगु समास का जो है द्विगु समास का पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। तो ये चौराहा, जैसे चौराहा, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ये सब जो है द्विगु समास हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं जिसके हृदय में दया नहीं है, तो जिसके हृदय में दया नहीं होता है वो निर्दय होता है, यानी कि निर्दय कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब वही बात करते हैं अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बता रहे हैं, यानी कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है अगर आपको कोई भी अंगूठा दिखा दे तो समझ लीजिए वो इनकार कर रहा है। तो अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि अनु उपसर्ग से इनमें से कौन कौन से शब्द बनेंगे। अनु उपसर्ग से इनमें से कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो बात करते हैं अनुक्रम, अनुताप, अनुज, ये सारे सारे सभी क्वेश्चन यानी कि सारे शब्द जो है अनु उपसर्ग से बनेंगे। उपसर्ग की बात करते हैं जो वहीं अगर हम बात करें तो उपसर्ग की, तो उपसर्ग
किसे कहते हैं? तो उपसर्ग अगर बात करते हैं तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के बाद लगे उसे प्रत्यय कहते हैं और जो शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।